वीडियो में 2024 के लिए फिजिक्स का अनसार पेपर करने वाले हैं। क्या फिजिक्स का अनसार पेपर 2024 के लिए करने वाले हैं। ठीक है ना। सेट नंबर 1 से शुरू करेंगे। अगर आपने अनसार पेपर का सोल्यूशन कर लिया तो आपके 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर मान लीजिए आपने 2023 का देखा। जब 2023 का पेपर आप देखेंगे तो उसके प्रीवियस ईयर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रीवियस ईयर के, यानी कि पिछले वर्ष में जो आए होते हैं, न्यूमेरिकल हो कोई हो, आपको वही मिलेगा आया हुआ। ठीक है, आए हुए सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर पेपर सोल्यूशन करेंगे हम। सेट नंबर देखिए यहाँ पर सेट नंबर 1 2023 का यहाँ से शुरू करेंगे। क्या यहाँ पर देखिए सेट नंबर 1 2023 346 BS कोड है। तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पर। खंडा में क्या हमारे पास 5 MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न? देखिए चांदी का पराविद्युत के होता है, क्या होता है? के 0 होता है, K+1 होता है, K=+1 होता है, K=-K1 होता है, अनंत होता है। हमेशा ध्यान रखना, चांदी जब भी आ जाए, चांदी के लिए क्या होता है? इन्फाइनाइट होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, नोटिंग नोट लिखा है। नोट स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर वाइज टॉपिक NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं। यानी कि जो NCERT की हमारे पास नई बुक आई है उसमें से बहुत से टॉपिक कम कर दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने स्टार लगा दिए, यानी कि ये आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है, ये हमारा आपको ये सिलेबस में नहीं पढ़ना है। यानी कि खा क्वेश्चन स्टार से NPN टेस्ट है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। फिर देखिए यहाँ पर का पतले फ्रिजम के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तनांक कोण तथा विचलन कोण मान समान हो। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण मान समान हो, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये थोड़ी ना बता सकते हैं। देखिए गा है यहाँ पर, क्या है गा, यहाँ पर क्या दिया है? पतले फ्रिजम के पदार्थ का अपवर्तनांक। पतले फ्रिज के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? डेल्टा ई। डेल्टा बराबर फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है? A(n-k1) होता है। ठीक है, फार्मूला सूत्र होता है। और इन्होंने इसमें क्या कहा है, या इस उन्होंने कहा एक फ्रिजिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण मान समान हो। अपवर्तक कोण मान लीजिए ए बराबर क्या है, यानी कि ए बराबर यानी कि अब विचलन कोण के बराबर है, तो ए की ए डेल्टा के यहाँ पर क्या लिख देंगे? विचलन कोण के, चूँकि समान है, ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, n-1 हो जाएगा। अब देखिए ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, बराबर क्या बचेगा? यहाँ पर n-1 बचेगा। इसको इधर ले 1 प्लस का n हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या, 1 प्लस का, यानी कि 1 को इधर ले, ये उधर है, तो यहाँ पर तो n बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n बराबर 2। तो हमारे पास क्या होगा? क्या हमने ये फार्मूला होता है, चूँकि इसमें कहा गया है कि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण के समान है, तो विचलन कोण के समान हमने क्या कर दिया? यहाँ पर इसके समान कर दिया। अब एक कोण कर दिया अपवर्तक कोण, इससे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगी, n-के बराबर बचा, 1 बचा, तो 1 को इधर ले, तो माइनस का इधर का प्लस का हो जाएगा। n, तो n बराबर कितना? 1 कितना हो जाएगा? 2, तो n बराबर 2। देखिए n बराबर 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, यहाँ ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि क्या समीकरण क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? समीकरण 1H यानी कि 4 1 यानी कि 1 से 1 गिव्स आउट 2He4, यानी हीलियम है 2 से 4 है यहाँ पर। ठीक है, +2 प्लस पोजिटॉन है, प्लस Q ऊष्मा मतलब व्यक्त करती है। तो क्या है? नाभ की विखंडन है, नाभ की संलयन है, नाभ की विखंडन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी हमारे पास? नाभ की, यहाँ पर आपको बताते हैं कि नाभ की संलयन होगी। देखिए नाभ की संलयन का उदाहरण आपको लिख कर देते हैं। नाभ की संलयन का उदाहरण क्या होता है? कि नाभ की संलयन, इसके लिए एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, इस टाइप से भी एग्जाम्पल आ सकता है, इस टाइप से 1H1। ठीक है, 1H1। और देखिए प्लस, फिर प्लस होगा यहाँ पर सही से लिख लीजिए, यानी कि EH यहाँ पर 1H1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1H1, या यहाँ पर लगा सकते हैं EH यहाँ पर लगा दिया, 1H1 प्लस H1H प्लस 1H1 प्लस H1H। ठीक है, 1 2 3 4 होने चाहिए, 4। ठीक है, फिर क्या होता है? गिव्स आउट होता है, यानी कि तीर का निशान लगाते हैं, इस टाइप से लगा दिया। फिर क्या होता है? 2He, इसके यहाँ पर लिखना होता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर ना, तो 2He4 लिख दिया यहाँ पर, प्लस और क्या होता है? +2 प्लस का 1, ये क्या हमारे पास है? यानी कि बीटा 0। क्या होता है? ये पोजिटॉन होता है। क्या होता है? पोजिटॉन। ठीक है, पोजिटॉन प्लस का 2 न्यू ऊर्जा निकल गई, प्लस ऊर्जा निकल गई, ऊर्जा। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में, इसको याद रखना। इसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या किया इन्होंने? इसमें यानी कि 4 लिख दिया, इनको जोड़ दिया डायरेक्टली। ठीक है, वही लिखा हुआ है 2He4 लिखा हुआ, +2 वही लिखा हुआ सेम टू सेम। तो क्या हमारे पास नाभ की संलयन अभिक्रिया है? क्या है? नाभ की संलयन है यहाँ पर। क्या है? नाभ की संलयन
नाभिकीय संलयन क्रिया क्या होती है, आपसे पूछो कोई नाभिकीय संलयन क्रिया वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे, क्या दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन क्रिया क्या होती है, एग्जाम में लिखने के लिए आएगी। क्या होती है, वह नाभिकीय क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर या मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रिनो, क्या न्यूट्रोनो, क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यानी कि यहाँ पर यानी कि कौन सा यहाँ पर क्या मूल कण नहीं है, नहीं पूछा गया, ध्यान रखना है, मूल कण नहीं है। तो यहाँ पर नहीं कौन सा हो सकता है, नहीं यहाँ पर होगा थर्ड, यानी कि ये भी मूल कण है, ये भी मूल कण है, ये भी मूल कण है, तो ए वाला नहीं, अल्फा कण नहीं है। ठीक है, देखिए प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व तव्यल, यानी कि रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर दिया श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से आवर्ती या अनुनाद आवर्ती अनार है, तो इसकी स्थिति में धारा विभव का पश्चिम होगा, क्या होगा, पश्चिम होगा। एन बराबर 0 होगा, एन इज ग्रेटर देन एन आर होगा, एन इज इक्वल टू एन आर होगा, एन इज लेस देन एन आर होगा। क्या एन इज लेस देन एन आर होगा। ठीक है, जब ये एल सी आर परिपथ पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कोई दो विशेषता लिखें, क्या लिखे, कोई दो विशेषता लिखे। देखिए लिखेंगे हम, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दो विशेषता। ठीक है, अपने लिख देंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दो विशेषता, इस टाइप से आपको एग्जाम में निकला। क्या होती है, ये तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सेकंड, इनको चलने के लिए माध्यम की, इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्टली ये चलती हैं। ठीक है, दो विशेषता पूछेंगे, दो हमने लिख दी। फिर देखिए यहाँ पर क्या देहली तरंग दैर्घ्य क्या तात्पर्य है। देखिए देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, देहली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, क्या देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर अधिकतम, यहाँ पर न्यूनतम नहीं, अगर न्यूनतम हो गए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देहली तरंग तो अधिकतम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अधिकतम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है, अधिकतम ध्यान रखना, यहाँ पर अधिकतम जरूर लगाना। व अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, कॉपी में याद कर लेना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर पूछा गया, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, यानी कि एन बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को एन बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव क्या लिक्विड में डुबाने पर फोकस दूरी और प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एन बराबर हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्या होता है, बना पानी। अब क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, गा है, यानी कि गा, दूसरे का गा। ठीक है, दूसरे का गा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास यानी कि एक फार्मूला होता है, बन अपान एफ इक्वल टू क्या होता है, N2/N1 माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 डिवाइड में क्या होता है, 1/R1 माइनस के 1/R2। ठीक है, फार्मूला आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, फार्मूला तो चूँकि जहाँ N2 का है हमारे पास, N2 क्या है हमारे पास, माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक है। जहाँ N1 क्या है हमारे पास, लेंस का अपवर्तनांक। क्या है, लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर N2 कॉमन देखिए कितना दिया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने फोकस दूरी पर प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना दिया, 3/2, N2 कॉमन मान लीजिए इसको। ठीक है, N2 का मान लिया 3/2 डिवाइड बाई क्या जाए, N1 का मान कितना है, दोनों के 3/2 है। यहाँ पर माइनस का क्या है, 1 है। क्या है, 1 है, 1/R1 माइनस का क्या हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/F1 इक्वल टू बचेगा 1 माइनस के 1/R1 माइनस के क्या, 1/R2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/R1 माइनस के 1/R2, तो क्या हो जाएगा, 1/F इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 1/R1 माइनस के क्या बचेगा, 1/R2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0, या इसको ले सकते हैं 1/0 इधर ले, एफ को उधर भेज दिए, ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि एफ का मान हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, एफ का मान कितना आ गया, इन्फिनिटी, हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर चूँकि फोकस दूरी क्या होगी, अनंत हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि, या अतः लिख दीजिए, अतः फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अनंत हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, फोर्स दूरी अनंत हो जाएगी। अब प्रकृति क्या हुई, लेंस प्रकृति क्या होगी यहाँ पर, लेंस प्रकृति देखिए, लेंस लेंस एक समतल, ठीक है, इन्फिनिटी होगी तो समतल पारदर्शी 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 शीशा जैसा व्यवहार करेगा। क्या, शीशा जैसा व्यवहार करेगा, शीशा जैसा व्यवहार करेगा, जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है, शीशा जैसा व्यवहार करेगा। इस टाइप से क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना था। आप रंग दिए, पुट कीजिए, वैल्यू काटिए, यहाँ पर बस हो जाएगा, या फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, तालिक देंगे तब दूरी अनंत हो जाएगी। लेंस एक समतल पारदर्शी शीशा जैसा व्यवहार करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, यानी कि देखिए स्टार लगाओ, काट दिया, एक ट्रांजिस्टर के धारा लाभ से क्या आप करिए, एक काट दिएगा क्वेश्चन, यानी सिलेबस है आपके। फिर देखिए यस यन 14 दिया है, यानी कि नाटन का प्रवण क्रमांक इतना इतना, नाभिक पर कूलम आवेश के, यानी कि आणविक द्रव्यमान नाभिक कूलम से आवेश की गणना कीजिए। इस पर आवेश की गणना करना है यहाँ पर समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया एग्जाम में, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, आवेश ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7N14, ठीक है, 7N14 दिया है। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर प्रोटॉन देखिए कितनी है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, यानी कि N4 नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं, 7 है, कितने हैं, 7 है, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 होता है, ठीक है, 19 कूलम होता है। हमें आवेश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। तो क्यू बराबर एन का मान कितना दिया यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि 7 यही ले लेंगे यहाँ पर, 7 मल्टीप्लाई ई का मान देखिए कितना था, इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है, कितना होता है, 112 मल्टीप्लाई 10⁻19 हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, 19 हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, 19 हो गया, 112 10⁻19। अब पॉइंट यहाँ पर कितने बाद, एक के बाद है, कितने के बाद, एक के बाद, ठीक है। इसका यानी कि आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम। एक क्या होगा हमारा आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषित कीजिए, यानी कि स्वप्रेरकत्व की आपकी परिभाषा, हेनरी का स्वप्रेरकत्व यानी कि यूनिट क्या होती है, हेनरी होता है, इसलिए पूछा गया हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा इसकी डायरेक्टली लिखनी है। तो देखिए स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या होती है, लिखी हुई हमने लिख दी है। क्या होती है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, कि जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाती है, चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस स्थिति में कुंडली में समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। बड़ा सिंपल परिभाषा है। क्या है, जब किसी अगर कुंडली कोई रखी हो तो उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति में कुंडली में समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। क्या होती है, हमारे पास स्वप्रेरकत्व की डेफिनेशन होती है, इस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक है, परिभाषा याद कर लेना, छोटी छोटी हैं। फिर देखिए यहाँ पर 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 9×10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय, क्या लिखा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, एक पहले 1-1 नंबर के, अब 2-2 नंबर के थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर हमें दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, दूसरे खंड हमारे पास क्या है, खंड है हमारे पास सा, क्या है, सा है, ठीक है, सा। और इसमें देखिए थर्ड का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, थर्ड का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है, थर्ड का क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर। सबसे पहले क्या दिया हमें यहाँ पर, दिया है क्या दी गई है, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा मतलब K4, के से लिख लीजिए, ऊर्जा है यहाँ पर, क्या है, के मोल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, ठीक है, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन 9×10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर इसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी का मान दे दिया गया यहाँ पर। किसका मान दे दिया गया है, बी बराबर हमें कितना दिया है यहाँ पर, 9×10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि रेडियस ज्ञात करनी है वृत्ताकार मार्ग की। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब हमारे पास चूंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर के बराबर दिया है हमें कितना, के बराबर कितना दिया है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको किस में चेंज कर देंगे हम, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल ऊर्जा होती है, इसको जूल में चेंज कर दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं यानी कि ऊर्जा का मतलब, यानी कि ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो 45 मल्टीप्लाई 1.6 गुणित 10 की पावर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना 1.6 गुणित 10 की पावर -19 जूल ऊर्जा होती है। कितनी इतनी ऊर्जा जूल होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 1.6 गुणित 10 की पावर -19 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। हमें चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, छोड़िए इसको, इसकी मल्टीप्लाई करके कीजिए। तो mv² हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 1.6 गुणित 10 की पावर -19 गुणित 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर हो गई। ठीक है, ऊपर हो गई। हमें चूंकि बी का मान निकालना है यहाँ पर b², तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 2 आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई यम हो जाएगा। यम मतलब नीचे आ जाएगा, यम आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 45 मल्टीप्लाई 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 2, इसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1 होता है। कितना होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाइए, इस पर रूट लगा दीजिए, कि रूट लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा दिया रूट। जब स्क्वायर हटेगा इस पर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, हमने एक स्टेप में ही कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी का मान मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करना क्या आएगा, बी का मान आएगा। हमें चूंकि त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है त्रिज्या के लिए, इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है यहाँ पर बी का मान आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ही सवाल हो पाएगा, पूरा एनसीईआरटी पेपर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, बी का मान इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करना, बी का मान निकालना। फिर यहाँ पर अभिकेंद्र बल हमारे पास बराबर होता है, यहाँ पर किसके होता है, लॉरेंज बल के बराबर कर देंगे। यहाँ पर किसके बराबर कर देंगे, लॉरेंज बल के। देखिए एक बी से यहाँ पर बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा mb/qb हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा qb। हमें आर का मान याद करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एम का मान हमें पता है, क्या पता है, एम का मान 9.1 गुणे 10 की पावर क्या होता है -31 होता है। ठीक है, -31 मल्टीप्लाई, अब इसका मान आपको निकाल कर यहाँ पर से निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे बी का मान, डिवाइडेड बाई क्यू का क्या होता है आवेश कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। ठीक है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। फिर देखिए यहाँ पर बी का मान में दिया, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है, यहाँ पर कितना दिया 9 गुणे 10 की पावर -5, कितना दिया 9 गुणे 10 की पावर -5, तो 9 गुणे 10 की पावर -5 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 9 गुणे 10 की पावर 5। अब यहाँ पर इसकी बी का मान यहाँ से एक वर्गमूल इसका निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करके जो आ यहाँ पर पुट कर देना, इसको कैलकुलेशन कर लेना, आपकी रेडियस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, त्रिज्या आपकी आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप कर लेंगे। यहाँ पर रेडियस कितनी आ जाएगी, यहाँ पर उत्तर यहाँ पर आप मैच कर लेना, क्या कर लेना, आप मैच कर लेना। ठीक है, उत्तर जितनी भी आए मीटर में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो था, यम द्रव्यमान था जी आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र में, इसकी कैलकुलेशन जरूर कर लेना। ठीक है, अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन है तो एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप, इसलिए आप सीखना कैलकुलेशन करना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, यम द्रव्यमान द क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था में चलकर डी दूरी तय करता है। क्या करता है, डी डिस्टेंस तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग 2qEd डिवाइड बाई यम, इतना हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र वाला हमारे पास चैप्टर उसी से क्वेश्चन आया बना हुआ है, थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ES बराबर हमारे पास यानी कि गति का समीकरण होता है। प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण होता है। गति का समीकरण क्या होता है, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के क्या हमारे पास तीसरे का खा है, यहाँ पर क्या है, खा है, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। या यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी कि यम द्रव्यमान क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था में चलकर डी दूरी तय करता है। क्या करता है, डी दूरी तय करता है। एक कण मान लीजिए इस टाइप से विद्युत क्षेत्र होगा, इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से विद्युत क्षेत्र होगा, आपको समझाने के लिए। ठीक है, एक कण क्या है, यहाँ पर एक कण, यहाँ पर क्या लिखा, यम द्रव्यमान क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था में चलकर डी दूरी तय करता है। ठीक है, डी दूरी क्या करता है, हमारे पास तय करता है एक कण, यहाँ पर इस टाइप से होगा। ठीक है, इसका भार क्या होगा, mg होगा, क्या होगा, भार mg होगा। यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, विरामावस्था में
क्या एक चल एम द्रव्यमान S1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है विरामावस्था। क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, विरामावस्था मतलब क्या होता है, U बराबर जीरो होता है। क्या होता है, U बराबर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रारंभिक वेग जीरो होता है। ठीक है, इस टाइप से क्या हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, यूटी यही होता है द्वितीय समीकरण, द्वितीय होता है, शायद द्वितीय होता है। यूटी हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जो भी हो प्रथम द्वितीय हमने लिख दिया गति के द्वितीय समीकरण से। इस बराबर क्या होता है, यूटी हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यही दूसरा समीकरण। इस बराबर क्या होता है, यूटी हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि चूंकि यू क्या है, चूंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विरामावस्था लिखा हुआ है। विरामावस्था में क्या होता है, यू बराबर जीरो होता है। तो यू बराबर जीरो यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू जीरो मल्टीप्लाई टी हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या है, ए लिखा हुआ है, ए टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ए का इसका मान क्या होगा, जीरो, इसकी जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यस बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्टेंस कही गई है, डी यानी कि चलकर दूरी डी तय करता है। यहाँ पर यस लिखा होता तो इनकी यस ही लिखा रहना है। यहाँ पर चलकर दूरी यानी कि इसका विस्थापन कितना होता है, डी होता है। तो यहाँ पर डी, इसकी यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। ठीक है, डी लिख दिया यहाँ पर, 1/2 हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हमें मान यहाँ पर किसका निकालना है, यहाँ पर एक टी का मान लिए, मान निकाल लीजिए यहाँ पर टी, तो इसके दो के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2d हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो या यहाँ पर लिखिए, या यहाँ पर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा 2d/a हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, टी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2d/a, इस पर स्क्वायर उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पर टी का मान आ गया हमारे पास, इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि टी का मान भी पूछ सकता है, इतना भी सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, टी का मान इतना सिद्ध कीजिए, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इतना भी सिद्ध करने के लिए आ सकता है, 2d/a। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा, आज बेग पूछा गया, यहाँ पर समय भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं एफ बराबर हमारे पास क्या होता है, एफ बराबर होता है फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा हुआ, क्यू ई होता है, क्या होता है, क्यू ई। ठीक है, हम जानते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, क्लास 11 में पढ़ा होगा, इनकी गति के नियम है। न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, ई एम ए होता है, क्या होता है, ई एम ए होता है, बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर ए का मान निकालना है, क्या निकालना है, के ई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई एम। अब देखिए ए का मान है यहाँ पर समीकरण एक में रख दीजिए, तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर यहाँ पर लिख दीजिए ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है हमारे पास, यहाँ पर है। तो यहाँ पर पुट कीजिए एक का मान समीकरण एक में रखने पर, तो टी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी बराबर आ जाएगा 2d। यहाँ पर पुट कीजिए, एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम पहुँच जाएगा ऊपर, यह लिख दीजिए 2d। इसका मान क्या है, क्यू ई अपन क्या है, एम है, अंडर रूट है यहाँ पर, क्या है, अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा 2d अपन क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2d/q_e हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, QE। अब देखिए यहाँ पर एम को उधर भेज दिया, ऊपर पहुँच जाएगा एम, इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2d एम डिवाइड बाई क्या होगा, QE हो गया। अब गति का प्रथम समीकरण, इसको डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए, ये यहाँ पर लिख दीजिए एक बार, टी बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2d एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, QE, इसको डाल दीजिए इक्वेशन सेकंड, क्या डाल दिया, इक्वेशन सेकंड डाल दिया। अब देखिए गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, u+80, क्या होता है, u+80। इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, यू का मान क्या है, जीरो है, क्योंकि यू बराबर क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। बी बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझना यहाँ पर, बी बराबर ए का मान देखिए ऊपर दिया गया है, ए का मान कहाँ पर निकाला था हमने, ए निकाला था, ए का मान QE/एम, ए का मान क्या निकाला, QE/एम। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दिया, QE/एम पुट कर दिया। टी का मान देखिए ये है, क्या है, ए है, तो क्या है, 2d एम डिवाइड बाई क्या है, QE है यहाँ पर। अब देखिए समझिए, आपको रफली एक बात समझाते हैं। अगर मान लीजिए हमने निकाला, हमारे पास क्या है, 4√2 लिखा हुआ है समझने के लिए। अगर हम इसको अंदर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब अंदर ले जाते हैं हम तो क्या हो जाता है बताइए, यहाँ पर जब अंदर ले जाते हैं, देखिए √2 को हम अंदर ले जाने चाहते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अंदर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर सहित लिखेंगे, विद स्क्वायर लिखेंगे।
ठीक है। जब भी अंदर जाए कोई चीज़ तो स्क्वायर हो जाती है। मान लिया 3√2 लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ 3√2, तो इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √2 इंटू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर अंदर ले जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको अंदर ले जाना चाहते हैं, क्या ले जाना चाहते हैं अंदर, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका क्या हो जाएगा 2dm जिनका 3 का, इसको अंदर ले जाना चाहते हैं क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा क्यू ई का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसको अंदर ले जाना चाहते हैं em स्क्वायर हो जाएगा क्यू ई जिनका 3 लिखा हमने, क्या लिखा क्यू ई जिनका 3। अब देखिए क्यू ई से यहाँ पर देखिए एक बार इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा 2dm स्क्वायर का मतलब क्या क्यू का स्क्वायर ई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर मतलब एम मल्टीप्लाई एम अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर। अब देखिए एम से एक एम कैंसिल आउट, अब यहाँ पर नीचे क्यू ई भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट, ई से एक ई कैंसिल आउट, क्या ई से एक ई कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास ई से ई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर देखिए ई से ई कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर ई से ई कैंसिल आउट, तो बी बराबर हमारे पास क्या बचा 2d एक क्या बचा हमारे पास क्यू ई बचा, क्या बचा 2d क्यू ई क्यू लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई क्या बचा एम बचा, ठीक है क्या बचा एम बचा। यही प्रूव करना था, थोड़ा अरेंज कर दीजिए, ठीक है। पहले क्या लिखा 2d आगे लिखा, ठीक है डी पहले 2q आगे लिख दिया 2q लिख दिया आगे, फिर क्या लिख दिया ई डी लिख दिया ई डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। यही क्या करना था हमें प्रूफ करना था, क्या करना था प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से था 2 नंबर का, देखिए कितना ट्रिकी पूछा, सिंपल नहीं है थोड़ा, 2 नंबर का था। देखिए यही प्रूफ करना था यहाँ पर 2QED डिवाइड बाई एम, ठीक है बी बराबर बेग, यही हमें निकालना था, ठीक है वेलोसिटी। इस टाइप से आपको इसको सोल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, एक दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता 9 है, जब इसे समांतर किरणें के लिए समायोजित किया गया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंस की फोकस दूरियाँ ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए दोनों लेंस की फोकस दूरियाँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरियाँ यहाँ पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्या दिया है, एक दूरदर्शी आवर्धन क्षमता किसे लिखते हैं एम से लिखते हैं, तो आवर्धन क्षमता यहाँ पर गा है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास गा है, तो यहाँ पर गा यानी कि कौन सा है गा, ठीक है तीसरे का गा है तीसरे का, ठीक है। तो दिया है यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है क्या दिया है यहाँ पर आवर्धन यानी कि एम का मान दिया है, एम का मान कितना दिया है 9 दिया है। फिर देखिए वे समांतर किरणें के लिए समायोजित की जाती है, नेत्रिका एवं अवदर्शक के बीच की दूरी, नेत्रिका एवं अवदर्शक के बीच की दूरी यानी कि यल का मान दिया है, यहाँ पर किसका मान दिया है यल का मान दिया है। नेत्रिका अवदर्शक के बीच की दूरी यानी कि कैपिटल यल बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एक हमारे पास फार्मूला होता है क्या होता है यल बराबर होता है, यल बराबर क्या होता है एफ ही, या इसी के बराबर लिख लीजिए, इसका यल का फार्मूला क्या होता है एल का फार्मूला होता है एफ ई यानी कि एफ ई नेत्रिका की फोक दूरी यानी कि अभिदर्शक की फोक दूरी प्लस नेत्रिका की फोक दूरी, एफ जीरो प्लस एफ ई यानी कि एल का फार्मूला क्या होता है एफ जीरो प्लस एफ इक्वल टू क्या दिया है 20 दिया है फार्मूला होता है। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर, क्या डाल दिया समीकरण 1। और देखिए यहाँ पर मान लीजिए समीकरण 1 डाल दिया, हमारे पास एम का फार्मूला होता है कि एम बराबर होता है क्या होता है एम बराबर एफ जीरो डिवाइड बाई क्या होता है एफ ई होता है। अब एम का मान हमें दिया गया है, यहाँ पर एम का मान कितना दिया है 9, तो एफ जीरो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर किसका मान निकालें एफ जीरो का मान, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू एफ ई हो जाएगा। अब एफ जीरो का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर पुट कीजिए एफ जीरो का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो एफ जीरो कौन समीकरण 1 में रख दीजिए, एफ जीरो कौन कितना 9 एफ ई है यहाँ पर प्लस का एफ ई है इक्वल टू क्या है 20 है, क्या है 20 है, ठीक है। ये 9 एफ ई है कितना रहेगा 20 एफ ई हो जाएगा, कितना रहेगा 20 एफ ई हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 होगा यहाँ पर और यहाँ यानी कि 20 कितना 9 1 10 हो जाएगा यहाँ पर 9 1 10, ठीक है 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ई कितना आ जाएगा 20 बटे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, काट दीजिए 10 दूनी 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 सेंटीमीटर यानी कि एफ ई का मान कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया था यानी कि दोनों लेंस की फोकस दूरियाँ ज्ञात कीजिए, दोनों लेंस की फोकस दूरियाँ यानी कि पहली हमारे पास एफ ई का मान कितना आ गया एफ ई का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, पहली फोकस दूरी हो गई हमारे पास। अब एफ ई का मान समीकरण इसमें रख लीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 डाल दीजिए, समीकरण 2 रखने पर एफ ई का मान समीकरण 2 में रखने पर एफ ई का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 तो क्या हो जाएगा, एफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जीरो इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई, इसका मान कितना आया, 2 आया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, एफ जीरो का मान कितना आ जाएगा, एफ जीरो का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 दूनी 18, तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। यानी कि दूसरा आंसर भी आ गया हमारे पास, यही फौजूरिया पूछिए, पहला आंसर है, पहला आंसर है, दूसरा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनोमी परिपथ के लिए बोल्टा धारा के बीच ग्राफ खींचिए, गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। कुछ नहीं यहाँ पर क्या लिखेगा, ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, क्या है, क्या तात्पर्य। ओमी प्रतिरोध क्या होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। देखिए हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, ओमी प्रतिरोध क्या होता है, वे सभी चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। बस कुछ नहीं यहाँ पर, ओम के नियम का जो ओम मतलब ओमी नियम का पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लिख देना, पारा। अनोमी प्रतिरोध क्या होता है, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, पालन नहीं करते हैं, वो अनोमी प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे निर्वात नलिकाएं, एग्जाम्पल भी लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है, जैसे निर्वात नलिकाएं, ये क्या होते हैं हमारे पास, अनोमी प्रतिरोध होते हैं। देखिए गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, एक ऐसा प्रतिरोध जिसका मान अनोमी परिपथ के साथ समय के साथ परिवर्तित होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा प्रतिरोध जिसका मान अनोमी परिपथ के साथ समय के साथ, क्या समय के साथ परिवर्तित होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, अनोमी परिपथ के लिए वोल्टा और धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचेंगे, देखिए वोल्टा और धारा के बीच ग्राफ। तो मान लीजिए इस टाइप से यहाँ पर हमने एक लाइन इस टाइप से खींच दी, इस टाइप से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। यहाँ पर क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है हमारे पास, वाई अक्ष होता है। क्या होता है, वाई अक्ष होता है। हमारे पास पूछा क्या गया है यहाँ पर क्या पूछा गया है, अनोमी। क्या अनोमी, अनोमी के लिए क्या होता है, तिरछा थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इस टाइप से टेढ़ा होता है। अगर ओमी पूछता तो सीधा जाता, क्या जाता, सीधा जाता है। क्या जाता है, एक किस टाइप से ग्राफ होता है हमारे पास, पीएन सनी डायोड की तरह ग्राफ होता है। क्या होता है, पीएन सनी डायोड की तरह। ठीक है, इस टाइप से हमको ग्राफ बना देना है यहाँ पर। ठीक है, अगर ओमी अगर कहता है, तो अगर एग्जाम में अब किया जाए ओमी, तो इस टाइप से हमको सीधा खींच देना है। क्या खींच देना है, सीधा खींच देना है। ठीक है, इस टाइप से क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। इस टाइप में आपको ग्राफ बना देना है यहाँ पर, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको ग्राफ बना देना है, कुछ नहीं है यहाँ पर।